अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, दैट इज थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एंड टुडे इज द लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर 13, दैट इज अबाउट द थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन को हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम थर्मो रेगुलेशन को मूव करेंगे। तो व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? आपको इसके नेम से भी पता चल रहा है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट। तो होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं विद इन अ टॉलरेबल रेंज, ऐसी रेंज के दरमियान में जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर सके, उनका टेम्परेचर उसी रेंज में रहता है। ठीक है, दिस रेगुलेशन जो है ये अकर करता है रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको पता है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन उन सारी कंडीशंस को फेस करते हुए इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, इंटरनल टेम्परेचर को पार्टिकुलरली मेंटेन करना एट अ स्पेसिफिक रेंज, और यू कैन से एट अ टॉलरेबल रेंज, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, आपने मेनली याद रखना है कि इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना है और आपने ये लाजमी मेंशन करना है विद इन अ टॉलरेबल रेंज। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि एनिमल्स के लिए थर्मल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी सारे जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर आगे पीछे हो जाएगा तो उनके बॉडी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अगर इंजाइम की एग्जांपल ली जाए तो इंजाइम जो है किसी ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। अपन इंजाइम्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिक में भी। तो इंजाइम की वर्किंग के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर टेम्परेचर आगे पीछे हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसीलिए थर्मो रेगुलेशन जो है एंजाइम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम एक्टिविटी के अलावा ये मेटाबॉलिक रेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, सबके लिए। और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए भी थर्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑन एंजाइम को अगर हम डिटेल में देखें, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ऑप्टिमम, ओके, जो ऑप्टिमम रेंज है, जो आइडियल रेंज है, अगर उससे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है तो क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो कॉम्प्लियंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें पता है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कम होने से क्या होता है कि कोलिजन भी कम हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट की कोलिजन्स कम हो जाएंगी। जब उनकी कोलिजन्स कम हो जाएंगी तो मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप हो जाएगा, जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे स्लो डाउन हो जाएंगे और मेटाबॉलिक रेट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और एंजाइम एक्टिविटी जो है वो लेस एफिशिएंट हो जाएगी, वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगी। ठीक है, और इसी तरह अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो इंक्रीज टेम्परेचर पे हमें पता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है, फंक्शन होता है, वो लॉस हो जाता है परमानेंटली, वो डीनेचर हो जाते हैं, उनकी शेप्स और उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंटली उनका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि टेम्परेचर में डिक्रीज या इंक्रीज जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा होता है। ये आपको सेपरेटली जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसमें भी आप हेडिंग्स बना के लिखेंगे, टेम्परेचर फॉल होगा तो फिर कैसे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो फिर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वही है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर के। उसके अलावा अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है। टेम्परेचर जो है सेंसिटिविटी ऑफ लिपिड बाइलेयर, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस ग्रेड्स में, तो उसमें लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है और लिपिड बाइलेयर जो है ये बहुत सेंसिटिव होती है टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव लेयर होती है ये। तो अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन कैन लॉस इट्स देयर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। आपको पता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ बाकी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर देती है। तो ये जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो सिलेक्टिविटी परमिएबल नहीं रहेगी, जो हमारी मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन जो। उसके अलावा लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन बहुत रिजिड हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और बहुत ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो होंगे सेल मेम्ब्रेन पे आएंगे कि उनकी उसकी परमिएबिलिटी जो होगी
वो भी इफेक्ट होगी, और साथ में अगर लो टेम्परेचर हो जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है या जो थर्मो रेगुलेशन है, उसकी बेसिस पे हम एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एनिमल्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टोथर्म एंड सेकंड वन इज एंडोथर्म। अब एक्टोथर्म्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट गेन करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब अपने इन्वायरमेंट से जो हीट गेन करते हैं उन्हें कहते हैं एक्टोथर्म। और एंडोथर्म जो है वो इंटरनल मेटाबॉलिज्म से अपनी हीट को जो है गेन करते हैं। एंडोथर्म, एंडो से आप आइडिया ले सकते हैं, इनका आ रहा है ना, एंडो का मतलब इनसाइड। तो इनसाइड द बॉडी जो है ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वहाँ से ये हीट गेन कर रहे होते हैं। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे, आपको सेपरेटली भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है एक्टोथर्म पे और एंडोथर्म पे। आपने इसे बहुत अच्छे से देखना है और इसे कंफ्यूज नहीं करना। एंडो जो है इनके वर्ड से आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। एनिमल्स जो हैं दैट गेन मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज हमने देखा, उन्हें हम कहते हैं कि एक्टोथर्म। अब एक्टोथर्म जो होते हैं इनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है फ्लक्चुएट करता है विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। अब हमने देखा कि ये बाहर से हीट ले रहे हैं, तो जैसे ही बाहर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, मतलब चेंज होगा बाहर का टेम्परेचर, साथ ही इनका इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स इसमें आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं, मतलब लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें आ जाते हैं। और उनका बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। उनका टेम्परेचर इंटरनल भी चेंज होता रहता है विद द इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि इनका इंटरनल टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रेट, इनके अंदर बहुत ही लो मेटाबॉलिक रेट होता है और इसी वजह से वो अपने अंदर हीट जो है वो इनफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जो जितनी हीट उन्हें रिक्वायर होती है टू रेज एंड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है कि इनका लो मेटाबॉलिक रेट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। व्हाट इज द रीजन व्हाई एक्टोथर्म्स कांट रेज और मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर? सो द रीजन इज वेरी लो मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इसके बाद अब बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन ये करते हैं। इनका बिहेवियर जो होता है उसकी बेसिस पे ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब एक्टोथर्म जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, हमें पता है हीट के लिए, तो ये अपनी बिहेवियर में चेंजेस लेके आते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। अब बिहेवियर में ये क्या क्या चेंज लेके आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो इन्वायरमेंट कोल्ड है तो ये क्या करेंगे कि ये हीट अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए, गेन करने के लिए बास्किंग इन द सन, तो ये जो है ये सन के सामने लेटे रहेंगे ताकि जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू ये अपनी बॉडी के अंदर लेके जा सके। और सिटिंग ऑन अ वार्म रॉक या फिर कोई वार्म रॉक्स जो होती हैं उनके ऊपर ये अपनी सिटिंग कर लेते हैं काफ़ी देर के लिए ताकि ये वहाँ से हीट गेन कर सकें थ्रू कंडक्शन। तो वार्म रॉक से जो है कंडक्शन के थ्रू हीट गेन होगी और सन से रेडिएशन के थ्रू। अब अगर तो इन्वायरमेंट ज़्यादा हॉट हो गया तब ये क्या करेंगे, तो ये शेड के अंदर चले जाते हैं, हीट के साथ इनका इंट्रैक्शन कम होता है, या फिर ये कूल अर्थ की जो सरफेस होती है उसके अंदर बोरो बना के चले जाते हैं, बरिंग देमसेल्फ इन द कूल अर्थ, अपने आप को बरी कर लेते हैं इन द कूल अर्थ। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं उनको ये इस तरह से फेस करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन आ जाए, पहले तो हमने देखा ना कि नॉर्मल कोल्ड कंडीशन है जिसमें सन है और वो सन के थ्रू रेडिएशन ले पा रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन आ जाए तो ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। कोल्डेस्ट मंथ जो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन होती है डॉर्मेंट हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। इनएक्टिव स्टेट में आ जाएंगे तो ये उसमें सर्वाइव कर पाएंगे और कुछ अर्से बाद जब कंडीशन नॉर्मल होंगी तो ये अपनी नॉर्मल बॉडी की नॉर्मल बिहेवियर शो करने लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। तो अगर हम इसको सम अप करें यहाँ पे, तो टू कोल्ड जब था तो ये सन और वार्म रॉक में जा रहे थे, टू हॉट था तो ये शेड के कूल अर्थ से हीट अर्थ में से क्या है हीट से बचने के लिए अर्थ में बोरो बना के रह रहे थे या बरी विद इन द
अर्थ सरफेस। और उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट आ जाता है तो फिर ये डॉर्मेसी कर जाते हैं, मतलब डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स की बात की जाए तो हमने पहले भी देखा, एंडो का मतलब है इनसाइड, तो ये इनसाइड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू जो है हीट अपनी बॉडी की मेंटेन रखते हैं, इनका टेम्परेचर जो है फिर वो मेंटेन रहता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द हीट जो है विद इन द बॉडी ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता, जैसी मर्जी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और ये मोस्टली हाई होता है देन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की निस्बत इनका बॉडी टेम्परेचर मोस्टली जो है वो हाई होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है बर्ड्स की और मैमल्स की हमारे पास। तो ये ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म जितने भी मैमल्स हैं वो सारे एंडोथर्म्स ही होते हैं। अब थर्मो रेगुलेशन इनके अंदर कैसे हो रही है, अब अगर मैकेनिज्म देखें इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, व्हेन इट गेट्स कोल्ड, अगर इन्वायरमेंट कोल्ड है तो फिर क्या होगा, इनकी बॉडी में कुछ इस तरह से चेंजेस आएंगे ताकि वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, शिवरिंग के थ्रू क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी थ्रू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी शिवरिंग में। और बर्न ब्राउन एडिपोज टिश्यू, या फिर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ब्राउन एडिपोज टिश्यू की, जो हेल्प करेगी टू प्रोड्यूस द हीट। हीट प्रोडक्शन में ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम स्टडी करें ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करें, तो ये एमकेट के लिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि ब्राउन एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, इनका फंक्शनिंग क्या होती है, कि विदाउट शिवरिंग जो है इन्होंने बॉडी में हीट प्रोड्यूस करवानी, इसके लिए तो प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, कुछ प्रोटीन को यूज़ करके विदाउट शिवरिंग जो है ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। ये डायरेक्टली जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसको हीट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं जिससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है इंस्टेंटली। और इससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पे आ जाता है। और अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात की जाए तो न्यू बॉर्न बेबीज़ में ये जो ब्राउन फैट होता है या ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाती है इंसुलेशन। इंसुलेशन में ये है कि मोस्ट एंडोथर्म जो है हैव इंसुलेशन टू रिटेन हीट, हीट को बॉडी के अंदर रिटेन रखने के लिए उनकी बॉडी में इंसुलेशन हुई होती है। वो हेयर की इंसुलेशन भी हो सकती है, मोस्टली मैमल्स में देखने को मिलती है, बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, या फैट की बात करें तो फैट की लेयर भी उनकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है ताकि जो हीट है वो बॉडी के अंदर रिटेन की जा सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट पे इसका डिफरेंस आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस भी अगर आप देखें तो उसमें भी मैंने आपको एंड पे ऐसा डिफरेंस ज़रूर बताया, क्योंकि डिफरेंस में जब आता है तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वहाँ पे अपने मार्क्स जो है वो लूज कर जाते हैं। तो आपने एज अ डिफरेंस जो है पहले से इतना माइंड से प्रिपेयर रखना है कि अगर ये क्वेश्चन एज अ डिफरेंस आते तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हीट सोर्स का डिफरेंस रखेंगे। एक्टोथर्म में एक्सटर्नल हीट सोर्स होता है और एंडोथर्म में इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एज अ हीट सोर्स एक्ट करता है। बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो एक्टोथर्म्स का बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है सराउंडिंग के साथ, जबकि एंडोथर्म का कांस्टेंट रहता है। मेटाबॉलिक रेट की बात की जाए तो एक्टोथर्म्स का रेट जो है वो लो होता है मेटाबॉलिक रेट, और जो एंडोथर्म होते हैं इनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है और हीट सारी जो है वो मेटाबॉलिक रेट से ही ये गेन कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म से गेन कर रहे होते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्म्स व्हाइल द बर्ड्स एंड मैमल्स आर एंडोथर्म्स। अब टेम्परेचर रेगुलेशन की बात की जाए तो एक्टोथर्म्स जो है ज़्यादातर टेम्परेचर को बिहेवियर से रेगुलेट करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उनमें, क्योंकि एंडोथर्म जो है इंटरनल हीट प्रोडक्शन करते हैं और हीट रिटेनिंग एडेप्टेशन उनकी बॉडी में हुई है इटसेल्फ, जिसकी वजह से उनकी हीट जो है वो रेगुलेट रहती है, उनका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है। अब कोल्ड कंडीशंस में एक्टोथर्म्स क्या करते हैं, बास्किंग करते हैं, वार्म रॉक्स के साथ स्टक हो जाते हैं या फिर डॉर्मेंसी इख्तियार कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन आ जाए। जबकि एंडोथर्म क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं या फिर बर्निंग करते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यूज की।
अब हीट रिटेंशन के लिए ये क्या कर रहे हैं एक्टोथर्म्स। हीट रिटेंशन के लिए एक्टोथर्म्स में हमने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं हीट को हीट रिटेंशन के लिए हम ये कह सकते हैं हीट रिटेंशन के लिए तो उनके में कोई मैकेनिज्म नहीं है पार्टिकुलरली बॉडी के अंदर हीट रखने के लिए, लेकिन हीट इनटेक के लिए वैसा करते हैं कि हमने पढ़ा था कि वो उनके अंदर कोई हीट रिटेंशन के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। हीट इनटेक के लिए हमने पढ़ा कि वो बास्किंग इन द सन और स्टिकिंग टू द वार्म रॉक्स, ठीक है। लेकिन हीट रिटेंशन का मैकेनिज्म एक्टोथर्म्स के अंदर नहीं है, इसीलिए उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जबकि एंडोथर्म्स की बात की जाए तो ये हेयर्स, फेदर्स और फैट जो है एज अ इंसुलेशन लेयर जो है एक्ट करते हैं। तो मेनली जो डिफरेंसेस है, अगर आप टेम्परेचर रेगुलेशन तक भी आप लिख रहे हैं डिफरेंसेस, तो ये मैक्सिमम है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। प्रॉपर सेंटेंसेस के फॉर्म में जब आप इसे राइट करेंगे तो आपका ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ऑलमोस्ट 5 हेडिंग्स तो आप मिनिमम बनाएंगे। इसके बाद आप एक्स्ट्रा हेडिंग ऐड कर सकते हैं, कोल्ड कंडीशन की, हॉट कंडीशन की, हीट रिटेंशन की। तो इस तरह की हेडिंग्स ऐड करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट एनी ऑफ द पार्ट और एनीथिंग अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम रिकॉलिंग कर लेते हैं कि हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर वैसे आपको थर्मोरेगुलेशन पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या क्या चीज़ें कोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेफिनेशन कोट करेंगे थर्मोरेगुलेशन की, फिर आप इंपॉर्टेंस बताएंगे। इंपॉर्टेंस में हमने एंजाइम से रिलेट किया था टेम्परेचर को और सेल मेम्ब्रेन के साथ रिलेट किया था। इसके बाद लास्टली हमने 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर थर्मोरेगुलेशन, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स में हमने डेफिनेशन देखनी है, उनके बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताना है, आपने उसके एग्जांपल्स बतानी है, मेटाबॉलिक रेट बताना है कि वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, और इसके अलावा बिहेवियर के चेंजेस और एडेप्टेशन बतानी है इसकी, ठीक है। इसी तरह एंडोथर्म्स में भी आपने यही चीज़ें बतानी है, डेफिनेशन बताएंगे, बॉडी टेम्परेचर बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, हीट प्रोडक्शन और हीट रिटेनिंग यानी इंसुलेशन के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे in a complete long question of thermoregulation. So this was all about today's lecture. Thank you so much.